वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ऑनलाइन लेक्चर में देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन जब भी कोई वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने का क्वेश्चन होता है तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने वाले क्वेश्चन में हम ऑलवेज R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर ऐसा कंसीडर करते हैं। तो उसके बेस पर यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कि इफ लेंथ ऑफ एनी वायर और कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 1% बाय यूनिफॉर्मली स्ट्रेचिंग इट, देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। देखो फ्रेंड्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें परसेंटेज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि सपोज इनिशियल लेंथ ऑफ वायर 100 मीटर है और अगर मैं 1% इंक्रीज करता हूं, ऑब्वियस है परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1% इंक्रीज करता हूं तो 100 मीटर पे 1 मीटर का इंक्रीज होगा, और अगर 100 मीटर पर 1 मीटर का इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल लेंथ होगी 101 मीटर। तो यहां पर तो मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं कि इनिशियल लेंथ L है। अगर इनिशियल लेंथ L है तो फाइनल लेंथ क्या होगी? तो फाइनल लेंथ विल बी L2 इक्वल टू 101L अपॉन 100 इक्वल टू 1.01L। ये इसकी फाइनल लेंथ आई। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R है तो फाइनल रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू क्या होगा? अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R है तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा? मैं पहले फाइनल निकालता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझो, अगर वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया गया है, फंडामेंटल इक्वेशन है रो L अपॉन A, लेकिन ये इक्वेशन को अगर मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं और L से डिवाइड कर देता हूं तो इट विल बिकम R इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। जब आप वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हो तो ऐसे केस में रो मतलब रेजिस्टिविटी एंड V मतलब वॉल्यूम, दोनों चेंज नहीं होता है, और अगर दोनों चेंज नहीं होगा तो दोनों कांस्टेंट होगा। तो ऐसे केस में R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अगर R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है तो इनिशियल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर, फाइनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर। So R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 whole square. L2 is equal to 1.01L. L2 is equal to 1.01L upon L whole square. L cancelled out. If you will make 1.01 का square, so it will become 1.02. 1.02, exactly 1.0201, but we can consider it as 1.02. So R2 upon R1 is equal to R equal to 1.02. So R2 is equal to 1.02 R and this is its final resistance. लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है कि व्हाट शुड बी परसेंटेज इंक्रीज। यहां पर इनिशियल रेजिस्टेंस R था और फाइनल रेजिस्टेंस आया 1.02 R। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस कितना आया है? तो आप देख सकते हो कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट विल बी डेल्टा R इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस इज 1.02 R and initial was R. If I will bring common R, 1.02 में से 1 गया तो 0.02 R जितना इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है तो फ्रेंड्स, परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज हमारे पास फॉर्मूला होता है। याद रखना ये फॉर्मूला, चेंज इन R
अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको याद है तो 11th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर के अंदर जब हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते थे तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते वक्त डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, जैसे वहां पर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते थे वहां पर इसी तरीके से यहां पर परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट कर रहा हूं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर कितना है 0.02 आर, इनिशियल वैल्यू आर इंटू 100, आर कैंसल तो दैट इज 2%। तो अगर लेंथ में 1% इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस में 2% इंक्रीज होगा। सिमिलरली कहने का मतलब इतना है कि अगर बहुत माइन्यूट चेंज है 1%, 2%, 3%, 4% अप टू 5%, अगर लेंथ में 5% तक चेंज दिया है तो रेजिस्टेंस में उसका डबल परसेंट इंक्रीज होता है। 5% तक ये बात आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ी वैल्यूज के लिए यहां पर वेरिएशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हमको रेजिस्टेंस का चेंज दिया है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ या विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसके बेस पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको लेंथ में चेंज करके दिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज करके दिया होगा। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज में ग्रुप में सेंड करूंगा, जो आप ऐसे 2-4 क्वेश्चन खुद घर पर सॉल्व कर सकते हो। जो नहीं आते हैं वो डाउट क्लास में आप देख सकते हो। इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, हमको पता है कि कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल के अंदर एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो होता है, मेटल कैसे रेजिस्टेंस अप्लाई, कोई भी मेटल कैसे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून। जस्ट यहाँ पर ओम्स लॉ की एप्लीकेशन देखने के बाद यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने जा रहे हैं यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है उसका डिस्कशन करना है। और कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है उसके लिए मुझे सबसे पहले तो कंडक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आपका पीरियोडिक टेबल और केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे हम सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन पीरियोडिक टेबल हम सबको पता है कि पहला जो एलिमेंटल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और अल्कली मेटल्स के अंदर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कली मेटल के बाद आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम एंड सो ऑन। हमको यहाँ पर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन मेटल्स या हेवी मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हमारे पास बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि फर्स्ट 3 एलिमेंटल ग्रुप्स को नॉर्मली एज अ कंडक्टर मतलब मेटलिक ग्रुप एलिमेंट्स के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ये 3 ग्रुप के जो मेटल्स है, ये मेटल्स नॉर्मली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तक डोनेट करने की टेंडेंसी वाले होते हैं। और हम सबको पता है कि मेटलिक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है वो नॉर्मली ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी वाले होते हैं, फिर वो कोई भी मेटलिक ग्रुप का एलिमेंट है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको बोला जाता है कंडक्टर्स। और हमें यहां पर कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है वो यहां पर डिस्कशन करना है, जिसके बेस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी
रिलैक्सेशन टाइम, एक्सेलरेशन, रेजिस्टिविटी, काफी सारी मुझे बातें यहाँ पर डिस्कशन करनी है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना और यहाँ पर एज अ फंडामेंटल ट्राई करना कि कैसे कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो देखो, अभी मैंने डिस्कशन किया कि कोई भी मेटल का एलिमेंट जो होता है वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी वाला होता है। तो यहां पर कंसीडर करो कि कोई भी मेटल मेरे पास है, जैसे समझ लो कि मेरे पास सोडियम का टुकड़ा है। अब ये सोडियम का क्यूबॉइडल शेप का टुकड़ा होगा, तो सोडियम के क्यूबॉइडल शेप के टुकड़े के अंदर सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो एटम्स एक क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन बनाते हैं। 11th स्टैंडर्ड में क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन आ गया। क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर एटम्स एक प्रॉपर रो में, एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन, और इन फिजिक्स इट इज आल्सो सेड टू बी लेटाइस फॉर्मेशन। अगर किसी भी मेटल के एटम्स, कोई भी मटेरियल के एटम्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि सारे एटम्स जैसे आर्मी के सोल्जर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में खड़े होते हैं, इसी तरीके से सारे एटम्स यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। अब जब ये एटम फॉर्मेशन मतलब लेटाइस फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा होता है, तब क्या होता है? तब फ्रेंड्स यहां पर हर एक एटम अपने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर डोनेट कर देता है। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी, हमको सबको पता है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है। इसका मतलब यहां पर हर एक एटम अपने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और अगर सारे अपने अपने एक एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे सोडियम के एटम्स पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। इसका मतलब यहां पर सारे एटम्स पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं। अगर सारे पॉजिटिव बन जाएंगे तो ऐसे केस में अब मैं यहां पर ये मेटल का स्ट्रक्चर है, और मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से समझना, अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी पार्टिकल के पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3/2 kBT, ये 11th में आया था, पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर जीरो है, इसका मतलब कोई भी पार्टिकल के पास कोई भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर कोई भी पार्टिकल के पास कोई भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो ऑब्वियस है कि सारे पार्टिकल्स यहां पर स्टेडी होंगे, मतलब पॉजिटिव आयंस भी अपने लेटाइस साइड पर स्टेडी होगा, इलेक्ट्रॉन भी अपने अपनी पोजीशन पर स्टेडी होगा। अगर सारे पार्टिकल स्टेडी है तो ऑब्वियस है कि यहां पर सारे चार्जेस अभी स्टेशनरी है, और सारे चार्जेस अगर स्टेशनरी होंगे तो कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिक करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस है कि यहां पर एक बैटरी अटैच करनी पड़ेगी, यहां पर एक बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां पर है, पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर है। अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां पर और पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर है तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव की वजह से ये जो क्यूबॉइडल शेप का सोडियम का टुकड़ा है, इसका ये साइड पॉजिटिव बनेगा और ये साइड नेगेटिव बनेगा। अगर ये साइड पॉजिटिव बनेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के जाएंगे। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मोशन करने लगेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इन एनी सिंगल डायरेक्शन इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक यूनि डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मोशन करके पॉजिटिव पर जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव एनर्जी लेकर के जाएंगे और फाइनली इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया।
माइंड वेल, मेटल के केस में पॉजिटिव आयंस कभी भी अपने लेटाइज साइड्स को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो तो एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये एटम्स जो है, जो आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर फ्लो किसकी वजह से मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो करते करते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं है, कोई टाइप का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को की मोशन को कोई भी रेजिस्ट नहीं करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन को कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि उस टाइम पर मेटल का रेजिस्टेंस जीरो होगा। इसलिए खास याद रखो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मेटल का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑलवेज जीरो होता है। मेटल का रेजिस्टेंस जीरो होता है। मेटल का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि मेटल उस टाइम पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। मतलब अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मेटल में से करंट पास करो और वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप मेंटेन रखते हो तो वो कंडक्टर में से काफी लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम तक करंट पास होता ही रहेगा, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस नहीं लगता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकता नहीं है। कहने का मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मेटल का रेजिस्टेंस भी जीरो होता है। अब मैं एक काम करता हूं, यही मेटल के टुकड़े को रूम टेम्परेचर पर ले आता हूं। अगर मेटल के टुकड़े को रूम टेम्परेचर पर लाओगे तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर मतलब ऑलमोस्ट 300 केल्विन टेम्परेचर। अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर पर तो ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी हर एक पार्टिकल के पास होगी। अगर हर एक पार्टिकल मतलब आयंस के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, माइंड वेल, अब आयंस के पास भी काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से फ्रेंड्स, आयंस के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, माइंड वेल, और आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से आयंस यहां पर लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करने लगते, लेकिन आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से आयंस अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेटरी मोशन करता है। मीन पोजीशन के आसपास कंटिन्यूअसली ऑसिलेटरी मोशन करता है। अगर आयन अपने मीन पोजीशन के आसपास कंटिन्यूअसली ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो ऑब्वियस है कि वो इलेक्ट्रॉन की अब आयंस के साथ कोलिजन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ कोलिजन होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की मोशन रेजिस्ट होगी। इन शॉर्ट, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मतलब अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मेटल का रेजिस्टेंस चेक किया जाए तो वो जीरो होता है। और फ्रेंड्स खास याद रखो कि यही मेटल की प्योरिटी चेक करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। हमारे पास अगर कोई, क्योंकि जितनी भी एलॉयज आप अलग अलग तरीके से मेटल्स को मिक्स करके अलग अलग टाइप की एलॉयज बना सकते हो। जब आप एलॉयज बनाते हो तो उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो नहीं होता, उससे पहले ही हो जाता है। जैसे -180 केल्विन या -260 केल्विन, ऐसे टेम्परेचर पर, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आए उससे पहले ही उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जबकि प्योर मेटल ही एक ऐसा है कि जिसके लिए एग्जैक्टली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। बट मेटल के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आयंस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होने लगते हैं, और आयंस के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होने की वजह से यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल अराइज होता है। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर, क्या जैसे जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि यहां पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ions के oscillations are become more longer and more faster. If ions oscillations are become more longer and more faster, then we can say that due to then
possibility of collision of electrons with ion also increases, and if possibility of collision of electron with ions increases, then it is quite obvious resistance should be increased. तो मेटल के केस में ये जो पूरा मैंने डिस्कशन किया, इसके अंदर से कुछ इतनी बातें खास याद रखनी है, जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के जितने भी एटम्स हैं, दे ऑल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जब भी मेटल का कंस्टिट्यूशन होता है, मेटल के अंदर एटम्स अपने 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 कोई लेटाइस साइड पर फिक्स अरेंज होते हैं, और उस जैसे ही यहां पर लेटाइस फॉर्मेशन होता है, हर एक मेटल के एटम यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिससे मेटल के टुकड़े के पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मोशन करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो होता है, बट रूम टेम्परेचर पर मेटल के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। ये रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ आयंस आते हैं। इसलिए यहां पर रूम टेम्परेचर पर कोई भी मेटल ऐसी अवेलेबल नहीं है कि जिसका टेम्परेचर जीरो हो। रूम टेम्परेचर पर हर एक मेटल के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम यहां पर ये देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर कैसे रेजिस्टेंस आता है। ये तो हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हम बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।